हाँ, नमस्कार सभी को। आज का अपना टॉपिक है पॉइंटिंग थ्योरम। ठीक है, पॉइंटिंग प्रमेय जिसको कहते हैं हम, ये अपना आज का टॉपिक है। ठीक है, क्या होता है समझना इधर। पॉइंटिंग एक वेक्टर भी होता है। ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है जिस और उसी से रिलेटेड ये थ्योरम है पॉइंटिंग थ्योरम। ठीक है, इधर देखना, पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई वेक्टर, उसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है, इसी को हम पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, 12th क्लास के अंदर भी पढ़ रखा होगा तुमने। और इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है, एक सिद्धांत है, जिसे हम पॉइंटिंग प्रमेय कहते हैं, पॉइंटिंग थ्योरम कहते हैं। ठीक है, अब देखना आगे, इधर देखना। इसको समझने से पहले जैसे कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होता है और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो भी मौजूद होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से मिलकर एक वेव बनती है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ठीक है, और इसमें होता क्या है, 3D के अंदर ये जब मूव करती है तो जैसे कि हमने मान लिया ये एक्स, ये वाई और ये जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें इसके अंदर क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट होता है इस वेव के अंदर, कुछ इस प्रकार से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है। ठीक है, और जैसे मान लो ये जेड अक्ष के अनुदिश है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होगा वो इसके परपेंडिकुलर प्लेन, जैसे कि एक्स जो एक्सिस है उस प्लेन में होगा। इस प्रकार से ये मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये इस प्रकार से ये मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और इन दोनों से मिलकर एक तरंग बनती है। ठीक है, जिसे हम विद्युत चुंबकीय, इस तरंग को क्या बोलेंगे हम? विद्युत चुंबकीय तरंग बोलेंगे। ठीक है, और ये इस y डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, तरंग जो है वो इस दिशा में गति कर रही है। तरंग की दिशा को बताने वाले वेक्टर को बोलते हैं तरंग सदिश, बोलते हैं के वेक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड x डायरेक्शन में, तो तरंग कौन सी दिशा में गति करेगी? बची हुई जो तीसरी दिशा है उसके अनुदिश ये गति करेगी। हाँ, अब इधर देखना, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, जब ये स्पेस के अंदर, ठीक है, निर्वात में या एयर में भी हो सकता है या कहीं भी किसी भी माध्यम में संचरित होती है, ठीक है, जब भी ये तरंग जो है वो संचरित होती है तो अपने साथ में ऊर्जा को भी लेकर गमन करती है आगे की तरफ। ठीक है, तो जब भी ये विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण करती है, गमन करती है, आगे बढ़ती है, तो अपने साथ में ऊर्जा लेकर जाती है। और ऊर्जा कौन सी होती है यहाँ पे? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को ये साथ में कैरी करती है, लेकर चलती है विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड ये जो है अपनी प्रमेय है। ठीक है, इसका मतलब समझना, किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को स्थानांतरित शक्ति का मान, शक्ति हम ऊर्जा भी बोल सकते हैं, उस ऊर्जा का मान, शक्ति का मान, उस क्षेत्र के निश्चित आयतन में संचित होने वाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की दर में परिवर्तन एवं उस क्षेत्र से गुजरने वाली ऊर्जा की दर के योग के बराबर होती है। अब मतलब समझना इसका, मतलब समझना इसका, कोई पर्टिकुलर रीजन ले लेते हैं हम। ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग जा रही है मान लो। ठीक है,
एक पर्टिकुलर रीजन ले लिया हमने, ये कोई पर्टिकुलर रीजन ले लिया, क्षेत्र ले लिया हमने, ठीक है। अब देखना इधर, हम इस क्षेत्र की बात करें, ठीक है, तो ये जो वेव है इसके अंदर से होकर गुजर रही है, ठीक है, ये वेव जो है वो इसके अंदर से होकर गुजर रही है, तो क्या होगा, ये वेव इस वाले क्षेत्र को एक एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, क्या कर रही है, एक एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, ठीक है, ऊर्जा ट्रांसफर कर रही है, स्थानांतरित कर रही है। पावर भी बोल सकते हैं, पावर क्या होगी, ऊर्जा बटा हुआ टाइम, इसको हम क्या बोलेंगे, पावर, यानी कि पर सेकंड ये एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, तो पर सेकंड जो एनर्जी उसको पावर बोलते हैं। हम अभी समझने के लिए इसको ऊर्जा लेते हैं, तो ये विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा इस पर्टिकुलर रीजन को जो है एक एनर्जी दे रही है। अब क्या होगा, ये एनर्जी जो है यहाँ अंदर जा रही है, वो ऊर्जा, उस ऊर्जा का एक भाग तो यहाँ पे संचित होगा, एक भाग क्या होगा यहाँ पे संचित होगा, स्टोर होगा, ठीक है, और जो दूसरा भाग है वो साथ में लगातार लगातार यानी कि ऊर्जा जो है लगातार क्या हो रही है, सरफेस के अंदर अंदर आ रही है, मतलब बढ़ रही है, ठीक है, एनर्जी स्टोर हो रही है, इसको नाम दे दिया हमने U1। और इसी के साथ उसी समय यहाँ से जो ऊर्जा है वो बाहर भी निकल रही है, ठीक है, तो ऊर्जा अंदर स्टोर भी हो रही है और लगातार उसी समय कुछ ऊर्जा जो है वो इस सरफेस को छोड़कर बाहर जा रही है, क्यों, क्योंकि तरंग आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो हुआ क्या, किसी भी पर्टिकुलर रीजन जो है, क्षेत्र है, उसको जो है स्थानांतरित की गई जो विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का जो मान होता है, ये ऊर्जा का जो मान होता है U का मान, ये दो ऊर्जाओं के योग के बराबर होता है। एक ऊर्जा तो वो जो इस क्षेत्र के अंदर आके स्टोर हो रही है U1, प्लस दूसरी ऊर्जा वो जो इस क्षेत्र को छोड़कर आगे जा रही है, इससे पार हो रही है U2, ठीक है। तो U बराबर क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2। और यदि हम पर सेकंड बात करें एनर्जी की, तो ये जो पावर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ये पावर, ठीक है, ये जो अंदर ऊर्जा जो स्थानांतरित हो रही है, उसकी ये जो ऊर्जा है U1 जो अंदर स्टोर हो रही है, पर सेकंड ऊर्जा, ये देखो यहाँ लिखा है हमने कि उस क्षेत्र के निश्चित आयतन, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर संचित होने वाली ऊर्जा U1, ठीक है, की दर, दर मतलब U1/T में परिवर्तन, ठीक है, दर में परिवर्तन मतलब वही जो चेंज हो रहा है रेट। अब देखो एनर्जी लगातार अंदर जा रही है, मतलब ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो जो ऊर्जा की जो परिवर्तन की जो दर है, ठीक है, ऊर्जा की दर में परिवर्तन नहीं लिखेंगे हम, ऊर्जा में परिवर्तन की दर, ठीक है, एवं उस क्षेत्र से गुजरने वाली ऊर्जा की दर, ये जो ऊर्जा है जो बाहर निकल रही है उसकी दर, दर मतलब नीचे टाइम लिख देना है, ठीक है, उसके योग के बराबर होता है। जो पावर है वो तो पहले से ही क्या है, U/T है, ठीक है, तो ये पावर इन दो पावर के इक्वल है, ऐसा अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरम है, और ये जो थ्योरम है वो ऊर्जा संरक्षण को बताता है। और ऊर्जा संरक्षण किसका, कौन सी ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, ठीक है। तो ये जो थ्योरम है वो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के संरक्षण को का सिद्धांत है, ये ऊर्जा संरक्षण को बताता है, ठीक है। अब हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। अब इधर देखना, पॉइंटिंग थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं हम, वेरिफिकेशन देख रहे हैं इसका हम। तो सबसे पहले हम मैक्सवेल की हमने 4 इक्वेशन ले ली, डाइवर्जेंस ऑफ डी बराबर रो, डाइवर्जेंस ऑफ बी बराबर 0, कर्ल ऑफ पी इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, और कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब देखना इधर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो थर्ड है उसका कर्ल ले रहे हैं, ठीक है। तो टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर थर्ड, किसके साथ में कर्ल ले रहे हैं हम, विथ एच, ठीक है।
हम इस इक्वेशन नंबर थर्ड का एच के साथ में कर्ल ले रहे हैं, ठीक है, एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ का भी हम कर्ल ले रहे हैं विथ ई वेक्टर। किसके साथ में ले रहे हैं हम? ई वेक्टर के साथ। मतलब समझना इसका मतलब जो इक्वेशन नंबर थर्ड है उसका एच के साथ में कर्ल कर लेना है। क्या करना है? कर्ल लेना है। मतलब डेल क्रॉस, देखना इधर मैं ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड का कर्ल ले रहा हूँ एच के साथ में, ठीक है। तो इधर देखना एच एच सॉरी एक मिनट, टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी कर्ल नहीं लेना है, एक मिनट इधर देखना, कर्ल नहीं लेना है, स्केलर प्रोडक्ट लेना है। क्या लेना है? स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। कर्ल तो बाद में लेंगे हम। इधर देखना स्केलर प्रोडक्ट लेना है इक्वेशन नंबर थर्ड का, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणा जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो एच डॉट कर रहा हूं मैं ये कर्ल ऑफ ई वेक्टर, इधर देखना। तो ये जो कर्ल ऑफ ई था इसका हमने एच के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर दिया, स्केलर प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस का डेल बाय डेल टी ऑफ बी जो है उस बी के साथ में ये जो एच है उसका तो डॉट प्रोडक्ट इसके साथ में भी करेंगे, आरएचएस में भी, ठीक है। एलएचएस में एच का डॉट प्रोडक्ट किया है तो आरएचएस वाले भाग में भी एच का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इक्वेशन नंबर फोर्थ जो है उसका हम स्केलर प्रोडक्ट करेंगे ई वेक्टर के साथ में, तो ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ एच वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट डेल डी अपॉन डेल टी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। अब देखना, तो इसमें तो हमने एच डॉट कर दिया, इसमें ई डॉट कर दिया, दोनों साइड करेंगे, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। अब हम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर जो 5 है उसमें से हम इक्वेशन नंबर 6 को माइनस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? समीकरण 5 में से 6 को घटा रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या प्राप्त होगा देखना इधर, हमको कुछ इस प्रकार से ही मिलेगा एच वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ ई वेक्टर, ठीक है, माइनस इसमें से इसको घटाया तो ई वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ एच वेक्टर, ठीक है। ये मिल गया हमको एलएचएस साइड इज इक्वल टू ये क्या हो गया देखना इधर, माइनस का एच डॉट डेल बी अपॉन डेल टी और माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, ई वाले को पहले लिख देते हैं डेल डी अपॉन डेल टी और माइनस ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, ठीक है। ये हो गया। अब देखना इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे देखना ये जो पूरी टर्म है, ठीक है, इसको हम और शॉर्ट में लिख सकते हैं। देखना एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये होती है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी हो, कहीं पर भी डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी हो तो उस समय हम इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर ठीक है, बी वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ ए वेक्टर। इधर देखना क्या लिख सकते हैं हम, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी हो तो बी बाहर ले लेते हैं डॉट कर्ल ऑफ ए, ठीक है, और माइनस ए वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ बी। ये एक प्रॉपर्टी होती है जो तुम्हें यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है बी आगे लेते हैं फिर अंदर डॉट के अंदर क्या होता है कर्ल ऑफ ए माइनस फिर दूसरी बार क्या करेंगे ए बाहर डॉट कर्ल ऑफ बी। ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास ये पूरा विद्यमान है यहाँ पे अवेलेबल है, देखो बी डॉट कर्ल ऑफ ए, बी मतलब दूसरी वाली राशि, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बी मान लो डॉट कर्ल ऑफ ए माइनस ए की जगह ई डॉट डॉट कर्ल ऑफ एच कर्ल ऑफ बी, ठीक है। तो ए की जगह पे तो यहाँ पे क्या है ई है और बी की जगह पे क्या है यहाँ पे एच है हमारे पास, ठीक है। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी, तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी मतलब ई क्रॉस
एच लिख सकते हैं हम। ये हो गया सिंप्लीफाई पूरा, इजिकल टू क्या है, माइनस का एच डेल बी अपॉन डेल टी और माइनस का ई वेक्टर डेल डी अपॉन डेल टी और माइनस का ई डॉट जे। ठीक है, ये कुछ समीकरण हमको मिल गई यहाँ पे। अब देखना, अब हमें इसको और सोल्व करना है आगे। ठीक है, अब देखना इधर देखना, इस टर्म को और इस टर्म को और थोड़ा सोल्व कर रहे हैं हम। यहां पर देखना, ठीक है, ये जो है यहां पर माइनस का एच और डेल बी अपॉन डेल टी है, उसको मैं थोड़ा सोल्व कर रहा हूं। माइनस का एच, चलो माइनस को हटा दो अभी, ठीक है, माइनस को बाद में देख लेंगे। एच डेल बाई डेल टी ऑफ बी को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू एच लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। बी को हम लिख सकते हैं म्यू इंटू एच, तो बी म्यू इंटू एच लिख दिया। और आगे क्या लिख सकते हैं हम इसको, डेल बाई डेल टी ऑफ, म्यू को आगे ले लो और ऐसा लिख दिया मैंने इसको। इधर देखो, इस एच को भी अंदर ले लिया मैंने, तो एच इंटू एच क्या हो गया, एच स्क्वायर हो गया। ठीक है, और जो म्यू है उसको आगे लिख दिया और नीचे 1/2 मैंने लिख दिया। अब इसका कारण समझना, तो म्यू बाई टू डेल बाई डेल टी ऑफ एच स्क्वायर ऐसा मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो अब देखना, डेल बाई डेल टी का मतलब होता है अवकलन। अवकलन करो इसका, एच स्क्वायर का अवकलन होगा तो क्या आ जाएगा 2h। ठीक है, और फिर h का करेंगे तो क्या आएगा, डेल एच अपॉन डेल टी। अब देखो इधर 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, ये म्यू एच इंटू डेल एच अपॉन डेल टी। ये देखो यहां पर देखना, ये देखो म्यू एच, म्यू आगे ले लो तो म्यू एच और डेल एच अपॉन डेल टी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम इस वाली टर्म जो है, ये वाली जो टर्म है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, म्यू बाई टू डेल बाई डेल टी ऑफ एच स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और भी समझ नहीं आया हो तो एक टर्म और बढ़ा देते हैं हम इसको। इधर देखना, म्यू आगे लिख दिया मैंने, ठीक है, और डेल बाई डेल टी ऑफ, इधर देखना म्यू को आगे लिया हमने तो क्या हो जाएगा, आगे ये हो जाएगा म्यू एच और अंदर क्या बचा हुआ रह गया, डेल एच अपॉन डेल टी। ये देखो म्यू एच डेल एच अपॉन डेल टी आ गया, म्यू एच डेल एच अपॉन डेल टी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लिख रहे हैं, और 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख रहे हैं म्यू बाई टू, ठीक है, और डेल बाई डेल टी ऑफ एच स्क्वायर। और एक और बात, क्योंकि म्यू बाई टू तो कांस्टेंट है तो उसको भी हम अंदर ले सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम अंदर अगर ले लें तो क्या होगा, देखना है, इसको भी यदि हम अंदर लेते हैं तो यह हो जाएगा डेल बाई डेल टी ऑफ 1/2 एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू म्यू, म्यू इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखना इधर 1/2 म्यू एच स्क्वायर है। ठीक है, तो 1/2 म्यू इंटू म्यू एच लिख सकते हैं, बताओ। ठीक है, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब देखना इधर, ऐसा लिख दिया। या फिर एक काम करते हैं, अगर म्यू का ऊपर नीचे गुणा कर दिया मैंने तो क्या होगा, देखना इधर, b बराबर क्या होता है, म्यू इंटू एच, तो म्यू स्क्वायर एच स्क्वायर को क्या लिख देंगे, बी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो गया 2 म्यू। ऐसा क्यों बनाया हमने, क्योंकि ये 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू ये एक मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, पढ़ा होगा तुमने। ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी होती है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ये मैग्नेटिक एनर्जी, हमें एनर्जी निकालनी थी, तो ये चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित ऊर्जा हो गई। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, बी स्क्वायर अपॉन म्यू। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से यहां पर ये जो सेकंड वाली टर्म है उसको लिख रहा हूं मैं। सेकंड वाली टर्म क्या है, देखना, ई और डॉट डेल डी अपॉन डेल टी। अब देखना इधर, ई डेल बाई डेल टी ऑफ डी का मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन इनटू ई।
एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखना, कोई माध्यम के अंदर है मान लो तो एप्सिलॉन आएगा इनटू ई, ठीक है। फिर आगे क्या लिख सकते हैं हम इसको, एप्सिलॉन आगे ले लिया हमने इनटू ई और डेल ई अपॉन डेल टी, ठीक है। अब ई को अगर अंदर लेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2, 1/2 आगे आ जाएगा, डेल बाई डेल टी ऑफ ई का स्क्वायर। करो इसका अवकलन, तो ई स्क्वायर का 2e और फिर ई का करेंगे तो डी ई अपॉन डी टी, और आगे क्या है एप्सिलॉन बाय 2, तो 2 से 2 कट गया तो एप्सिलॉन ई इंटू डेल ई अपॉन डेल टी, ये आ गया देखो वापस एप्सिलॉन ई डेल ई अपॉन डेल टी, इसलिए हमने ऐसा लिखा है, ठीक है। और इसको अंदर ले लो अगर तुम, तो क्या बन जाएगा ये डेल बाय डेल टी ऑफ 1/2 एप्सिलॉन इंटू ई का स्क्वायर, और ये क्या होता है, ये अंदर वाला जो भाग है वो विद्युत ऊर्जा घनत्व होता है, ठीक है। तो हमने इन दोनों पदों को, एक को चुंबकीय ऊर्जा और एक को विद्युत ऊर्जा सिद्ध कर दिया है, ठीक है। अब आगे देखो ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 7 से क्या आएगा, बाय इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। अब देखना इधर, तो डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच इज इक्वल टू, इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूं ये वाला मान, ये वाला, और इसकी जगह पे ये वाला, माइनस दोनों में से कॉमन ले लिया, और डेल बाय डेल टी को भी दोनों तरफ से कॉमन ले लिया, तो बचता क्या है, इधर तो बचेगा 1/2 एप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर, प्लस दूसरी तरफ बचेगा 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू, ये आएगा, ठीक है। उसके बाद देखना आगे, उसके बाद देखना और क्या बचा, माइनस का ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, ये तीसरा वाला पद जो है ई डॉट जे हमने एज इट इज लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखना, ठीक है। अब देखना, अब इसको हम थोड़ा अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा अरेंज कर रहे हैं, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इधर ही है, तो माइनस का ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर एज इट इज इक्वल टू, अब देखना इधर क्या क्या चीजें हैं, इसको हम इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा डेल बाय डेल टी ऑफ 1/2। अब देखना एक और चीज है यहाँ पे, ये जो एप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इधर देखना एप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर जो है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं एप्सिलॉन ई इंटू डी, ऐसा लिख सकते हैं, एक मिनट, ऐसा लिख सकते हैं हम ई इंटू एप्सिलॉन ई, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा ये ई डॉट एप्सिलॉन ई को क्या लिख देंगे डी, ठीक है, ई डॉट ई हो गया, ठीक है। तो हम 1/2 तो आगे आ गया, ठीक है, डेल बाय डेल टी ऑफ, ये क्या हो गया ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर लिख दिया, प्लस ठीक इसी प्रकार से इसको हम लिख देंगे बी वेक्टर डॉट डॉट एच वेक्टर, ठीक है। ये भी एनर्जी की टर्म है, ये भी एनर्जी की टर्म है, ठीक है। ये पूरा पूरा हमने इधर लिया है, और प्लस क्या है यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। अब देखना ये समझ में आ गया, ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, ई को अलग कर दिया, तो ई और ये एप्सिलॉन इनटू ई क्या होता है डी होता है, तो ई डॉट डी लिख दिया हमने, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार से बी वाले के साथ किया, हमको सिर्फ बताना था कि ये एनर्जी की टर्म है, वो बता दी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख दिया है डॉट प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, क्योंकि आगे जो है हम थ्योरम लगाने वाले हैं, इसलिए इसको हमने डॉट प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर दिया है, ठीक है। और 1/2 को अंदर रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चाहे 1/2 को अंदर ही रखो, ठीक है, उसको बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो इसका, अब हम डाइवर्जेंस ले रहे हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल ले रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल ले रहे हैं, तो टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की बात की थी, उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और उससे ही एनर्जी बाहर निकल रही है, तो क्या होगा देखना इधर वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ नेगेटिव साइन, ठीक है,
और ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर डी वी, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल बाय डेल टी ऑफ 1/2 और ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट एच वेक्टर, ठीक है, प्लस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच डीवी, पीछे डीवी लगाना है सबके पीछे, ठीक है, तो ये डीवी हमने लगा दिया। अब देखना ये वाली जो इक्वेशन हमको मिली है, ठीक है, उसको समझना, इसको समझना। अब ये जो ई डॉट जे और डीवी है, ठीक है, ई डॉट जे और डीवी है, ये जो पहला पद है ये क्या है, पहला पद है, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है देखना इधर, फर्स्ट टर्म है वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, ये किसको बता रही है, ये पावर है, ठीक है, ट्रांसफर्ड, जो पावर ट्रांसफर हुई है उस रीजन के अंदर, जो मैंने बताया था डायग्राम में, वो टोटल पावर है, ये वाला पद वो दो पावर के इक्वल होता है, एक तो अंदर स्टोर होती है और दूसरी उस सरफेस एरिया को छोड़कर बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये थ्योरम जो है अपने यहाँ पे प्रूफ हो गई। ये तो टोटल एनर्जी बोल सकते हैं हम, ये कौन सी एनर्जी जो अंदर स्टोर हो रही है टाइम के साथ में, और ये जो उस सरफेस को छोड़ के बाहर जा रही है, इसको हम सरफेस इंटीग्रल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस वाले पद को, ठीक है। क्या होगा अगर सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे, स्टोक्स थ्योरम सॉरी डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच की जगह क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट ई क्रॉस एच और इनटू पीछे क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। मतलब ये क्रॉस किसी क्रॉस सेक्शन एरिया एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया से गुजरने वाली एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी ये पॉइंटिंग थ्योरम प्रूफ होती है।